ऑफ जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाली जो टिश्यू है वो होती है लिगामेंट्स, और लिगामेंट्स जॉइंट्स को थोड़ा इस तरह से जोड़ते हैं कि जुड़े रहने के बावजूद उनके बीच में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो सके। और जॉइंट के अंदर सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होती है, तो उसके लिए ल्यूब्रिकेंट के तौर पे पूरा जॉइंट एक फ्लूइड में डूबा होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो चलिए साइनोवियल जॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं, एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट आखिर दिखता कैसा है वो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं एक साइनोवियल जॉइंट का स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊं, ये डायग्राम भी एग्जाम में आ जाता है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है ये। तो अगर हम देखें कि एक साइनोवियल जॉइंट कैसा होता है, तो देखिए सपोज ये एक बोन है, ठीक है, ये दूसरी बोन है इधर। अब ये दोनों ही बोन्स की जो आर्टिकुलर सरफेस मतलब वो सरफेस जो आपस में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में रहती हैं, ये दोनों ही सरफेस पे एक हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज की कवरिंग चढ़ी हुई होती है, ऐसे। इधर भी है देखिए और इधर भी है। ये जो हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ये एक तो ना शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, और दूसरा ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है। पूरा का पूरा जो जॉइंट होता है वो एक कैप्सूल में बंद होता है, फाइब्रस कैप्सूल में। तो जो जॉइंट है वो एक कैप्सूल के अंदर बंद है, इस तरह का एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जिसमें जॉइंट बंद होता है, और ये फाइब्रस कैप्सूल अंदर से लाइंड होता है एक मेम्ब्रेन से। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो अंदर से इस जॉइंट को इस तरह से लाइन करती है, ये मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सिक्रीट करती है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जॉइंट एक फाइब्रस कैप्सूल के अंदर बंद है। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जिसको हमने नाम दिया है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सिक्रीट करती है। इस तरह की एक पतली सी मेम्ब्रेन है यहाँ अंदर, इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड सिक्रीट करती है। ये फ्लूइड कहलाता है साइनोवियल फ्लूइड, जो जॉइंट की कैविटी में भरा हुआ होता है। इस कैविटी को हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी। सो दिस इज साइनोवियल कैविटी filled with synovial fluid. ठीक है, तो ये साइनोवियल कैविटी है विच इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। अब ये तो मैंने आपको बताया ही, ये जो है ये है हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? साइनोवियल फ्लूइड इस जॉइंट को ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है, और जैसे कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फ्री रखनी है ना, तो उसको फ्लूइड में डुबो दो। तो जो साइनोवियल फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है, ये एक ल्यूब्रिकेंट समझते हो, जैसे इंजन ऑयल होता है, गियर बॉक्स होता है, ये सब चीजों में ये क्यों होती है, ल्यूब्रिकेंट क्यों डाला जाता है ऑयल? क्योंकि ये फ्रिक्शन फ्री कर देता है ना, ग्रीस की तरह जैसे ना। तो ये साइनोवियल फ्लूइड एक लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है ताकि जॉइंट जो है वो बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री हो जाए। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। फाइब्रस कैप्सूल में पूरा जॉइंट बंद होता है, अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइनोवियल कैविटी है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और साइनो ये हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, फंक्शंस याद रखना सारे, है ना। और किसकी तरह एक्ट करता है, एक फ्रिक्शन भी कम करता है। तो इस तरह का तो एक साइनोवियल जॉइंट होता है दोस्तों। अब लिगामेंट कहाँ होते हैं? लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, पता है कहाँ होते हैं? बाहर, बाहर, कैप्सूल के अंदर नहीं, कैप्सूल के बाहर। समझ रहे हो ना? तो बोन को बोन से जोड़ने वाले लिगामेंट बाहर होते हैं, वो मैंने यहाँ नहीं बनाए हैं, आप समझ जाए वो लिगामेंट इस तरह से होते हैं। यहाँ पर अंदर कैप्सूल है जो फ्रिक्शन फ्री बनाने के लिए है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में आवाज आती है, जैसे ये मेरी उंगलियों के जॉइंट्स भी तो साइनोवियल जॉइंट है, देखो आ रही आवाज। यहाँ तक कि गर्दन के जॉइंट भी जो साइनोवियल जॉइंट है वो भी चटकते हैं कभी कभी, ये हाथ पैरों के, घुटने के। तो आखिर ये उंगलियां क्यों चटकती हैं? तो ये उंगलियों का चटकना आखिर है क्या? देखिए, उंगलियों के चटकने का जो साउंड है उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो उसका ये होता है कि ये जो हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज आपको दिख रहा है ना, ये हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज एकदम चिकना और फ्रिक्शन फ्री होता है, तो ऐसे रगड़ खाता है एकदम से। तो एकदम चिकनी सर्फेसेस आपस में रगड़ खाती है ना, दो चिकनी सर्फेस, तो कैसा एक साउंड सा आता है, और उसके बाद पूरा का पूरा जॉइंट जो है वो पैक है फ्लूइड के अंदर। तो एक तो इसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, और दूसरा पता क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड दिख रहा है ना, इसमें ना गैसेस भी डिजॉल्व होती हैं, नाइट्रोजन, खासतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैसेस के ना छोटे छोटे बबल्स यहाँ बन रहे होते हैं ऐसे। अक्सर ये जो गैसेस डिजॉल्व होती हैं इनके कुछ बबल्स इन जॉइंट्स में होते हैं, और ये जो बबल्स है ना, ये कभी कभी मिलकर एक बिग बबल बना लेते हैं ऐसा। सपोज ये एक बड़ा बबल है यहाँ, तो आप एकदम से कई बार उंगली चटकाते हैं ना, तो क्या होता है, ऐसे उंगली चटकाने से ये बबल टूट जाता है, और ये छोटे छोटे बबल्स में टूट जाता है। तो इसलिए एक बार उंगली चटकाने के बाद दोबारा तुरंत उंगली नहीं चटकती है। एक बार चटकाई, अभी थोड़ी देर नहीं चटक रही, ये थोड़ी देर में क्या होता है कि ये बबल्स फिर आपस में जुड़ जाते हैं, और फिर से एक बड़ा बबल यहाँ बना लेते हैं। फिर आपने उसे फोड़ दिया, फिर एक बार जो है उंगली चटकाने के बाद थोड़ी देर उंगली नहीं चटकेगी जब तक वो बबल छोटे छोटे बबल्स में टूटा हुआ है नहीं।
कभी कभी क्या होता है, एक बार चटकाने के बाद 2 बार भी चटक जाती है। वो क्या रहता है कि एक बड़ा सा बबल था, आपने उसको तोड़ा तो वो 2 छोटे छोटे बबल्स में टूट गया, तो एक बार और फोड़ लो उसको, तो फिर वो छोटे छोटे बबल्स में टूट जाएगा, फिर उसके बाद नहीं चटकेगी वो। तो आपको समझ में आ रहा है ये गैसेस के बबल्स और कार्टिलेज, फ्रिक्शन फ्री कार्टिलेज के मूवमेंट्स किस तरह से ये साउंड को बनाते हैं, और क्यों एक बार चटकने के बाद दोबारा फिर भी नहीं चटकती है। तो भाई ये अलग अलग किस्म के साइनोवियल जॉइंट्स हैं सारे, ये जो उंगलियों के, घुटने के, एल्बो के, तो ये सब चटकते हैं। अच्छा, चटकने की साउंड जो है वो मेनली साइनोवियल जॉइंट्स में ही आती है और किसी जॉइंट में नहीं आती। इसका कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है। चलो भाई, तो ये तो हो गया टिपिकल साइनोवियल जॉइंट कैसा दिखता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इनके टाइप्स पढ़ेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स जिनको कि हम डायआर्थ्रोसिस कहते हैं, इनके अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स, ठीक है। और टाइप्स को हम पढ़ेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी। जॉइंट्स की मोबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे इनको, यानी कि सबसे कम मोबाइल वाला सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मोबाइल वाला लास्ट में। तो देखिए, साइनोवियल जॉइंट्स को अगर हम स्टार्ट करें, जितने जॉइंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको बस उतने ही पढ़ दें। तो सबसे पहले आते हैं प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स, जिनको कि हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं। इन ग्लाइडिंग जॉइंट्स में थोड़ा बहुत रगड़ भरा मूवमेंट हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है। सो दीज जॉइंट्स परमिट, थोड़ा बहुत ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकता है बस। सो प्लेन साइनोवियल जॉइंट सबसे कम मोबिलिटी वाले साइनोवियल जॉइंट्स हैं। सो दे परमिट सम डिग्री ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट ओनली। हल्का फुल्का ग्लाइडिंग मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है बस, इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। तो ये जो प्लेन जॉइंट्स होते हैं या ग्लाइडिंग जॉइंट्स, इनके 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। पहला एग्जाम्पल तो दोस्तों है जॉइंट बिटवीन ज़ाइगोपोफाइसिस या आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रास। ज़ाइगोपोफाइसिस या आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। आप कहेंगे ये कौन से जॉइंट्स थे, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। जैसे ये एक वर्टिब्रा की बॉडी है, ये दूसरे वर्टिब्रा की बॉडी है, तो दोनों वही वर्टिब्रास जो होती हैं, उनकी बॉडी से बॉडी के बीच का जॉइंट तो मैं आपको पढ़ा चुका। ये तो है ना, यहाँ फाइब्रोकार्टिलेज की डिस्क थी, याद होगा आपको, और ये तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स थे, ठीक है, फाइब्रोकार्टिलेज की डिस्क के साथ। लेकिन ये जो पीछे जॉइंट होते हैं, मैंने कहा था ना 2 आर्टिकुलर प्रोसेस ऊपर निकले हैं और 2 नीचे निकले हैं, ये तो ये जो पीछे वाले जॉइंट्स है ना, ये आपस में ऐसे लिगामेंट्स की वजह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हल्का फुल्का ग्लाइडिंग मूवमेंट हो सकता है, जैसे वो ट्रेन के डब्बों में हल्का फुल्का ऐसे हो सकता है ना, तो ये जो हल्का फुल्का ग्लाइडिंग मूवमेंट यहाँ पीछे हो सकता है, ये वाले जॉइंट्स, ये एग्जांपल होते हैं प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स के, ठीक है। तो एक पहला एग्जांपल तो ये हो गया इसका, जॉइंट बिटवीन ज़ाइगोपोफाइसिस या आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रास। दूसरा एग्जांपल, जितने एग्जांपल मैं लिखा रहा हूँ क्वेश्चन उन्हीं में से आएगा। दूसरा एग्जांपल है जॉइंट बिटवीन कार्पल्स। रिस्ट जॉइंट नहीं है ये कार्पल्स के बीच का जॉइंट है। जैसे आपको याद होगा, ये हमारी रेडियस थी और ये हमारी अल्ना है, रेडियस और अल्ना। इसके बाद यहाँ पर 8 कार्पल्स थी, 4 प्रॉक्सिमल रो में और 4 डिस्टल रो में। तो ये कार्पल्स आपस में भी तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और इनके बीच में भी तो हल्का फुल्का मूवमेंट हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो जॉइंट होता है ना इनका बिटवीन द कार्पल्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन साइनोवियल जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल आपको याद रखने, जॉइंट हिला के देखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो एग्जांपल मैं लिखा रहा हूँ क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। तो ये हो गए प्लेन साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इससे थोड़े ज़्यादा मोबाइल वैरायटी ऑफ जॉइंट्स को। तो इससे थोड़े ज़्यादा जो मोबाइल वैरायटी है जॉइंट्स की, एक क्वेश्चन पक्का आएगा जॉइंट से, तो ध्यान से सुनते जाना। वो होते हैं हिंज जॉइंट्स। हिंज मतलब समझते हैं आप, दरवाजे का कब्जा। हिंज जॉइंट मतलब जैसे कब्जा संधि, दरवाजे के कब्जे होते हैं ना, जो एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुलते, ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं हिंज जॉइंट्स। तो ये आपको ना बस थोड़ा सा याद रखना है, ऐसे दिखाने में तो मैं आपको सारे दिखा सकता हूँ, मतलब एग्जाइनोलॉजी देकर, पर ये देखो किस तरह के जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट कैसा है, पाइवट जॉइंट कैसा है। तो ये फोटोग्राफ्स आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर हिंज जॉइंट कौन से होते हैं। देखो, हिंज जॉइंट में दरवाजे का कब्जा होता है ना, एक साइड में मुड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मुड़ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हिंज जॉइंट्स में मूवमेंट एक ही प्लेन में हो सकते हैं, मूवमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन ओनली। अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है बॉडी की, हमारी बॉडी की 2 एक्सिस है, ये देखो, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये क्या है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। नहीं समझे, यहाँ देखो, हमारी बॉडी की 2 एक्सिस, ये हमारी बॉडी की वर्टिकल एक्सिस है,
ठीक है, और ये हमारी बॉडी की ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो जितने भी हिंज जॉइंट होंगे ना, सारे के सारे ट्रांसवर्स एक्सिस पे होंगे, और जितने भी पाइवट जॉइंट में पढ़ाऊंगा ना आपको इसके बाद, वो सारे के सारे वर्टिकल एक्सिस पे होंगे। तो वर्टिकल एक्सिस ऐसे है, ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसे है, ठीक है। तो हिंज जॉइंट जितने भी होते हैं ना, सारे के सारे कौन सी एक्सिस पे होते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस पे। आप कहें तो मूवमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन ओनली अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ बॉडी। इसमें आपको जो दो एग्जांपल याद रखने हैं, चार एग्जांपल, दो तीन बता देता हूं आपको। पहला, ये देखिए आप, मेरी फाइलेंजिस को देखिए, ये कौन सी एक्सिस है बताओ? अच्छा, ये मेरी बॉडी की कौन सी एक्सिस है? ट्रांसवर्स। देखो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये कौन सी है? ये वर्टिकल है ना। तो ये जो मेरी फाइलेंजेस है, इन देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ये फाइलेंजेस के बीच के जॉइंट्स को आप देखिए, ये सब एक ही डायरेक्शन में मुड़ सकती हैं। कैसे? ऐसे। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये उल्टी पीछे नहीं मुड़ सकती, है ना। तो ये दरवाजे के कब्जे की तरह है, और इस जॉइंट को हम कहते हैं इंटरफैलेंजियल जॉइंट, क्योंकि ये फाइलेंजेस के बीच का जॉइंट है। तो इस जॉइंट को हम कहते हैं इंटरफैलेंजियल जॉइंट, जो हमारी फाइलेंजेस के बीच का जॉइंट है, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे, ठीक। दूसरा आप देखिए, हमारी एल्बो, जो हमारी कोहनी है यानी एल्बो है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है बॉडी की, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, बस यही मूवमेंट हो सकता है यहाँ। तो एल्बो जॉइंट जो है, ये भी एक हिंज जॉइंट है, क्योंकि ये भी कौन सी एक्सिस पे है? देखिए, ये कौन सी एक्सिस है? ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। इनफैक्ट आप नी जॉइंट को भी आप हिंज मान सकते हो, हालांकि होता है कॉन्डाइलर है, पर नीट के लिए आप इसको हिंज मान सकते हो। तो ये देखिए, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, है ना। और जो हमारी एंकल होती है ना, एंकल, हमारा पैर, तो वो भी है ना, ये मान लो ये पैर है मेरा, तो वो यहाँ पे जो एंकल एंकल जॉइंट होता है, वहाँ पे भी बस फ्लेक्शन एक्सटेंशन यही मूवमेंट हो सकता है, और कोई नहीं। आपको अगर पैर ऐसे ऐसे भी तो घूमता है, नहीं, वो एंकल जॉइंट के नीचे एक और जॉइंट होता है, कैल्केनियम और क्यूबॉइड के बीच का, वहाँ पर पैर ऐसे ऐसे घूमता है। अगर एंकल जॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे बस मूवमेंट ऐसे हो सकता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट आपने देखा हिंज जॉइंट है, और तीसरा एग्जाम्पल है एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट भी एक हिंज जॉइंट है। और चौथा, नी, घुटना भी आपने देखा होगा, ये ऐसे कॉन्डाइलर होता है, इसलिए मैंने आगे इसके आगे स्टार लगा दिया है, पर आप नीट के लिए इसको भी हिंज जॉइंट मानना, क्योंकि घुटना भी आपने देखा होगा, ये आगे नहीं मुड़ सकता, लेकिन पीछे की तरफ मुड़ सकता है। देखो, ये क्लासिफिकेशन का पॉइंट है, ओनली टेरेस्टेरियल एनिमल्स हैव हिंज जॉइंट बिटवीन दियर लिम्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सोचो ना, अगर हमारा घुटना, हम क्यों चल पाते हैं, हम ऐसे चल क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा घुटना आगे की तरफ लॉक हो जाता है, तो हम ऐसे चल लेते हैं। बस ये पीछे मुड़ सकता है ऐसे घुटना, है ना। तो अगर हमारा घुटना जैसे पीछे मुड़ सकता है, ऐसे आगे भी मुड़ सकता है, तो हम चल ही नहीं सकते थे, एक ही जगह गिरते रहते, ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं एक ही जगह पे, है ना। तो हम क्यों चल पाते हैं? क्योंकि हमारे ये वाले जो जॉइंट है ये हिंज है। अच्छा, हमारे पूर्वज जो थे वो चार पैरों पर चलते थे, चार पैरों पर चलते थे ना हमारे पूर्वज, तो ये वाले भी हिंज है, एल्बो जॉइंट। तो एल्बो और नी, मतलब अपर और लोअर लिम्ब में जो बीच के जॉइंट होते हैं वो हिंज जॉइंट होते हैं। क्यों? ताकि जमीन पर लोकोमोशन पॉसिबल हो सके, क्योंकि उनका लॉक होना जरूरी है, तभी तो आदमी चल पाएगा ठीक से, या कोई भी जानवर। तो अब हम लोग चार पैरों की जगह दो पैरों पर चलने लग गए, तो लेकिन फिर भी हमारे ये वाले जॉइंट अभी भी हिंज है। समझ में आई बात? तो ये जो जॉइंट्स हैं, ये हिंज जॉइंट क्यों है, समझ में आया? टेरेस्टेरियल एनिमल्स में, सो दैट लोकोमोशन ऑन लैंड इज पॉसिबल। तो ये मैंने आपको चार दो तरह के जॉइंट बताए। सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट जो हमने पढ़े, इन्हें हम कहते हैं हिंज जॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वैरायटी ऑफ जॉइंट्स, जिन्हें कहा जाता है पाइवट जॉइंट्स। जो पाइवट जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर जो दो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं, उनमें से एक जो है सेंट्रल बोनी पाइवट की तरह होती है, खूंटे जैसी, अभी दिखाऊंगा मैं। और दूसरी जो होती है बोन और लिगामेंट की बनी हुई रिंग होती है। तो एक तो होता है खूंटे जैसा सेंट्रल बोनी पाइवट, अभी देखेंगे हम। और दूसरी होती है बोन और लिगामेंट की बनी हुई, यानी ऑस्टियो लिगामेंटस रिंग। और रिंग में पाइवट घुसा हुआ होता है ऐसे। ये देखिए आप पाइवट जॉइंट, इस एग्जांपल को देखिए ऊपर वाले, इसमें आपको एक तो ये पाइवट दिख रहा है, और एक ही आपको रिंग दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे जो जॉइंट होते हैं ना, पाइवट और रिंग, ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? पाइवट जॉइंट। अब पाइवट रिंग के अंदर पाइवट घुसा हुआ है ऐसे। अब चाहे रिंग पाइवट के चारों तरफ घूमे, या पाइवट रिंग के अंदर घूमे, हो सकता है रिंग पाइवट के चारों तरफ घूमे किसी जॉइंट में, या किसी जॉइंट में पाइवट जो है वो रिंग के अंदर घूमे। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे रिंग पाइवट के चारों तरफ घूमे, चाहे पाइवट जो है वो रिंग के अंदर घूमे, दोनों ही सिचुएशंस में जो मूवमेंट्स होते हैं वो एक ही प्लेन में परमिटेड है। सो मूवमेंट्स आर परमिटेड इन वन प्लेन
ऑन वर्टिकल एक्सिस ओनली। मूवमेंट एक ही प्लेन में होंगे, कौन सी प्लेन में? वर्टिकल। ठीक है, मूवमेंट्स आर परमिटेड ओनली इन वन प्लेन ऑन वर्टिकल एक्सिस ओनली। मतलब ये हमारी बॉडी की जो एक्सिस है। तो आप देखिए दो मेन पाइवट जॉइंट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक तो ये रहा और दूसरा ये रेडियो अल्नर जॉइंट, याद है आपको रेडियो अल्नर जॉइंट, और एक ये मीडियन अटलांटो एक्सियल जॉइंट, जहां पे एटलस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूमती है ये वाला। तो मूवमेंट वर्टिकल एक्सिस पे हो रहा है ना, मूवमेंट कौन सी एक्सिस पे हो रहा है? नो वाला मूवमेंट वर्टिकल एक्सिस पे हो रहा है, और एक्सिस जो है वो पाइवट है, एटलस जो है वो रिंग की तरह है। तो इसका पहला एग्जांपल कौन सा है? इसका पहला एग्जांपल है मीडियन अटलांटो एक्सियल जॉइंट। So first example of pivot joint is median atlantoaxial joint. Second example of pivot joint is the radioulnar joint. रेडियो अल्नार जॉइंट में भी क्या होता है? मूवमेंट तो वर्टिकल एक्सिस पे ही हो रहा है ना, हाथ यूं है दोनों ऐसे आगे पीछे हो जाते हैं यूं, देखो ना ये। तो ये प्रोनेशन सुपिनेशन वाले जो मूवमेंट होते हैं, इन मूवमेंट्स में होता क्या है? इन मूवमेंट्स में, प्रोनेशन सुपिनेशन वाले मूवमेंट में, ये रेडियस ऐसे घूम जाती है ना अल्ना के चारों तरफ। मूवमेंट कौन सी एक्सिस पे हो रहा है बताओ? ये कौन सी एक्सिस है? ये तो वर्टिकल एक्सिस है ना, ये भी वर्टिकल एक्सिस है। तो मूवमेंट्स वर्टिकल एक्सिस पे हो रहे हैं और अल्लाह के रेडियल नॉच में रेडियस घूम रही है ऐसे। रेडियल नॉच रिंग की तरह है और रेडियस जो है वो पाइवट की तरह ऐसे घूम रही है अंदर, है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है, रेडियो अल्नर जॉइंट, मीडियन अटलांटो एक्सियल जॉइंट में कौन सा वाला मूवमेंट? नो वाला। रेडियो अल्नर जॉइंट में कौन से मूवमेंट? जो प्रोनेशन और सुपिनेशन वाले मूवमेंट्स है। ये सब किसका एग्जांपल है? पाइवट जॉइंट के। इंटरफेरेंजियल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, इन सब में कौन सा वाला मूवमेंट? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाले मूवमेंट। ये किसका एग्जांपल है? ये हिंज जॉइंट के हैं। यहाँ पे जो मूवमेंट होते हैं उन्हें कौन सा मूवमेंट कहा जाता है? इनको बस ग्लाइडिंग वाला मूवमेंट कहते हैं। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स प्लेन साइनोवियल जॉइंट में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हिंज जॉइंट में हो रहे हैं देखो, हालांकि और जगहों पे भी हो सकते हैं पर इनमें। और पाइवट जॉइंट में ये नो वाला और प्रोनेशन सुपिनेशन। रोटेशन ऑफ नेक भी बोल सकते हो आप नो को। ठीक है, तो ये हो गया पाइवट जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे अगला जॉइंट, इससे भी ज्यादा मोबाइल वैरायटी का जॉइंट। चौथे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट में जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं, दे आर इन द शेप ऑफ अ कॉन्डाइल। सो इन द केस ऑफ एन कॉन्डाइलर जॉइंट, आर्टिकुलर सर्फेसेस आर इन शेप ऑफ अ कॉन्डाइल। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अब तक हम देख रहे थे मूवमेंट एक ही एक्सिस में परमिट हो रहे थे, लेकिन कॉन्डाइलर जॉइंट में मूवमेंट्स आर परमिटेड इन टू परपेंडिकुलर एक्सिसेस। यहाँ पर मूवमेंट दो परपेंडिकुलर एक्सिसेस में भी परमिटेड होते हैं। दो परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब ऐसे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है राइट या लेफ्ट जॉ जॉइंट। अब मैं जॉ जॉइंट को अगर आपको दिखाऊं, सपोज साइड व्यू में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे जैसे लोअर जॉ है, तो यहाँ पर ये दो कॉन्डाइल निकले हुए हैं ऐसे लोअर जॉ में, यानी कि मैंडिबल में। और मैंडिबल के ये जो कॉन्डाइल हैं, ये हमारे क्रेनियम की टेम्पोरल बोन के कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और यहाँ पे ये ऐसे जॉइंट बनाते हैं। ये जो जॉइंट है ना, इनको हम राइट और लेफ्ट जॉ जॉइंट कहते हैं। अब मैंडिबल का जो ऊपर नीचे होना होता है, ये देखो इधर ऊपर नीचे होना ऐसे, ये तो है सस्पेंशन मैंडिबल का, जो ऊपर नीचे होना है। और ये कौन सा सस्पेंशन है? क्रेनियोस्टाइलिक। इसके अलावा भी हमारी मैंडिबल दो परपेंडिकुलर एक्सिस में मूवमेंट कर सकती है। कैसे? दाएं बाएं ऐसे, और आगे पीछे ऐसे। तो मैंडिबल आगे पीछे भी जा सकती है और दाएं बाएं भी जा सकती है। ऊपर नीचे जाना तो सस्पेंशन है, पर लेफ्ट राइट और फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है ना, और आर्टिकुलर सरफेस का शेप कैसा है? कॉन्डाइल जैसा, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। ठीक है, वैसे एमबीबीएस में आप जाके पढ़ोगे कि जो हमारा नी जॉइंट होता है ना, ये भी कॉन्डाइलर है। नी में भी ना दो परपेंडिकुलर एक्सिस में मूवमेंट हो सकते हैं। मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो है ही, पर थोड़ा ऐसे ऐसे भी हो सकती है नी, ऐसे ही हो साइड में। मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन के अलावा नी में ऐसे ऐसे भी होता है मूवमेंट। पर नीट के लिए आप नी जॉइंट को हिंज जॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे एमबीबीएस में इसको आप नी को ही पढ़ोगे, पर हाँ। तो यहाँ पे कॉन्डाइलर जॉइंट समझ में आया आपको? कॉन्डाइलर जॉइंट में क्या होता है? मूवमेंट्स आर परमिटेड इन टू परपेंडिकुलर एक्सिसेस, और आर्टिकुलर सरफेस जो है दे आर इन द शेप ऑफ कॉन्डाइल। तो ये हो गया दोस्तों कॉन्डाइलर जॉइंट। आगे बढ़ते हैं और अगली वैरायटी देखते हैं जॉइंट की। अगली जो वैरायटी है जॉइंट्स की, वो होती है इलिप्सॉइड जॉइंट। जो इलिप्सॉइड जॉइंट होता है
इसके अंदर आर्टिकुलर सरफेस इलिप्टिक होती है, मतलब मूवमेंट तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस में ही परमिट होता है, लेकिन कॉन्डाइल नहीं होते। नहीं, एल्बो में नहीं हो सकता अंशिका वो मूवमेंट जो आप कह रहे हो। सो इन इलिप्सॉइड जॉइंट्स मूवमेंट्स आर परमिटेड इन टू परपेंडिकुलर एक्सिस। यहां पे भी कॉन्डाइलर जॉइंट की तरह दो परपेंडिकुलर एक्सिस में मूवमेंट हो सकते हैं। तो अगर यहां भी कॉन्डाइलर जॉइंट की तरह दो परपेंडिकुलर एक्सिस में मूवमेंट हो सकते हैं, तो इलिप्सॉइड जॉइंट और इससे पहले पड़े कॉन्डाइलर जॉइंट में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर आर्टिकुलर सरफेस कॉन्डाइल के शेप में नहीं होती, कॉन्डाइल्स आर एब्सेंट। आर्टिकुलर सरफेस फ्लैट सी होती है और ऐसे ऐसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस में मूवमेंट हो सकता है। इन्हें कहा जाता है इलिप्सॉइड जॉइंट। आपको इसके दो एग्जांपल याद रखने हैं। पहला एग्जांपल जो आपको इलिप्सॉइड जॉइंट का याद रखना है वो है आपका रिस्ट जॉइंट। जो कलाई का जॉइंट होता है आपका रिस्ट जॉइंट, जो बनता है आपके ऊपर रेडियस और अल्ना और नीचे पहला जो कार्पल्स का रो है उसके बीच, वो जॉइंट ना इलिप्सॉइड होता है। रिस्ट का जॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपको याद ही रखना है, इसके अंदर रट के ही जाना है इसको। यहाँ देखो रिस्ट जॉइंट कहाँ बन रहा है पता है? ये तो ये जो रिस्ट जॉइंट है ना, जो रेडियस अल्ना नीचे और फिर फर्स्ट रो ऑफ कार्पल्स है यहाँ पे, इनके बीच में रिस्ट जॉइंट बनता है। ये एक इलिप्स जैसी सरफेस होती है यहाँ, तो इसको कहा जाता है इलिप्सॉइड, और कॉन्डाइल नहीं है यहाँ। तो पहला एग्जांपल तो आपको रिस्ट जॉइंट याद रखना है। दूसरा एग्जांपल देखिए इलिप्सॉइड जॉइंट्स का। ये मेरी फिंगर्स देखिए, आपको पता है ये कार्पल है, ये क्या है सब? ये मेटाकार्पल है। और ये क्या है? ये फैलेंजेस है। तो मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच के जॉइंट को देखिए, यानी कि मेटाकार्पल और फैलेंजेस के, ये मेटाकार्पल्स है ना, ये फैलेंजेस है, तो मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच के जॉइंट मतलब ये वाले जॉइंट्स, ये देखिए ये इलिप्सॉइड है। ठीक है, मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच के जो जॉइंट्स हैं ये इलिप्सॉइड है। यहाँ पर मूवमेंट दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हो सकता है। ये देखिए ये चारों जॉइंट्स कौन कौन सी दो परपेंडिकुलर एक्सिस? ये देखिए एक उंगली को दिखाता हूँ, यहाँ पे मूवमेंट बस दो परपेंडिकुलर एक्सिस में होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, बस दो परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। अब आप कहेंगे नहीं सर ये देखो ये देखो ये गोल गोल घूम रही है। मैं कहूँगा नहीं घूम रही है, आप इसमें रिस्ट जॉइंट भी हिला रहे हो। नहीं सर बिल्कुल नहीं हिला रहे रिस्ट जॉइंट, ये देखो अभी भी ये गोल गोल घूम रही है। नहीं घूम रही है, वो दूर से लग रही है कि वो सर्कल में घूम रही है, पर असल में वो स्क्वायर घूम रही है, स्क्वायर। पर वो सर्कल लग रही है दूर से ना, विजुअल एक्टिविटी कम हो गई है। व्हाट इज अ सर्कल? अ पॉलीगॉन विद इनफाइनाइट कॉर्नर्स इज अ सर्कल। तो ये दूर से ना ये है तो स्क्वायर, पर वो इतने ज्यादा कॉर्नर्स लग रहे हैं यहाँ पे कि वो सर्कल जैसी लग रही है, लेकिन वो सर्कल है नहीं। तो बेसिकली ये जो मेरी उंगलियां हैं चार, इनका जो जॉइंट है ये बस दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हो सकता है, ऐसे और ऐसे। तो ये जो चार जॉइंट यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये मेटाकार्पल्स है और ये फैलेंजेस हैं। तो इन जॉइंट का नाम क्या होगा बताओ, उंगलियों वाले जॉइंट्स का? मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, तो मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट्स यानी उंगलियों वाले जॉइंट, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है इलिप्सॉइड जॉइंट्स का। तो ये हो गए मेटाकार्पोफैरेंजियल जॉइंट्स या इलिप्सॉइड जॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद अगली वैरायटी, इससे भी ज्यादा मोबाइल जो वैरायटी है उस पर अगर हम आए तो वो है सैडल जॉइंट। सैडल समझते हो आप? घोड़े की काठी। तो जो सैडल जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं वो रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स होती है। अच्छा, रिस्ट में भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस में मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। बस रिस्ट में जो ये मूवमेंट आप कर रहे हो ना, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस जॉइंट्स है। रिस्ट, सिर्फ रिस्ट की बात करें तो वहां पे भी मूवमेंट ऐसे और ऐसे होता है, बस याद करके जाना है। ठीक है, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में क्या होता है कि जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं दे आर रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब आप कहेंगे रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है? ये भी देख लेते हैं, व्हाट इज रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स। एक ही सरफेस में कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी। आपने घोड़े की काठी देखी है, वो आगे और पीछे से तो कॉन्वेक्स होती है पर बीच में कॉनकेव होती है। इस यहाँ पे आदमी फिट हो जाता है, यहाँ पर ऐसे एक पैर इधर और दूसरा पैर जो है वो दूसरी तरफ। तो एक ही सरफेस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों है। ये देखो, सपोज ये एक वाटर बॉटल दिख रही है आपको यहाँ। अब आप कहोगे एक ही सरफेस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे? वो मिरिंडा की बोतल इससे भी ज्यादा होती है, तो मैं, मेरे पास है नहीं वो बोतल अभी। आपने देखा होगा डमरू होता है ना जैसे। अब आप देखो इस प्लेन में देखो, तो ये देखो ये सरफेस कैसी है? कॉनकेव। ये कॉनकेव है ना, ये दिख रही है आपको कॉनकेव। पर आगे से ये देखो ये और ये कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव एक एक्स एक्सिस में अगर ये कॉनकेव है तो इस वाली एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ये कॉन्वेक्स है ना? समझे बात को? अब जो इसमें दूसरी वाली बोन फिट होगी ना, इसका जो ये कॉन्वेक्स है ना, वो उसका ऐसा होगा कॉनकेव। और इसका जो कॉन्वेक्स और इसका जो कॉनकेव है ये, मतलब का जो कॉन्वेक्स है ये, वो इसमें कॉनकेव होगा
और इसका जो कॉनकेव है ये, वो इसमें ऐसा होगा कॉन्वेक्स। तो यहाँ काफी मूवमेंट हो सकता है, बॉल एंड सॉकेट जितना तो नहीं। समझ में आई बात? इसका कॉनकेव, उसका कॉन्वेक्स, उसका कॉन्वेक्स, इसका कॉनकेव, दो प्लेन्स है ना परपेंडिकुलर, एक्स और वाई एक्सिस। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकली कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ऐसा। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे काफी मूवमेंट हो सकता है, इतना नहीं हो सकता जितना बॉल एंड सॉकेट का है, लेकिन काफी हो सकता है। तो इसलिए इनको ना हम पुअरली डेवलप्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। और ये सेकंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोबिलिटी है इन जॉइंट्स की, मतलब दीज जॉइंट्स आर विद द सेकंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, लैग कहाँ हो रहा है भाई? लैग नो लैग क्या खेल रहे हो? तो सैडल जॉइंट क्या काठी की तरह होते हैं, आर्टिकुलर सर्फेसेस आर रेसिप्रोकली कॉनकेवो कॉन्वेक्स, सेकंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोबिलिटी है इसमें। और इसमें आपको दो एग्जांपल्स याद रखने हैं। पहला तो आपको इसमें याद रखना है, आपने हमारा अंगूठा देखा है, अंगूठा अपना थंब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उंगलियों के कंपैरिजन में जो अंगूठा है ये ज़्यादा मोबाइल होता है? उंगलियां देखो एक दूसरे को मुश्किल से टच कर सकती है, लेकिन अंगूठा सभी उंगलियों को बहुत आसानी से टच कर लेता है। अपोजेबल थंब देखो, मोबिलिटी भी ज़्यादा है। ये बंदर परिवार की विशेषता है अपोजेबल थंब। हम इस चीज़ों को पकड़ सकते हैं ऐसे। क्यों पकड़ सकते हैं हम चीज़ों को ऐसे? क्योंकि हमारे पास अंगूठा उंगलियों के अपोजिट है, और अंगूठे का जो जॉइंट है वो एक सैडल जॉइंट है। ये सुविधा गिलहरी को नहीं है, गाय को नहीं है। तो गिलहरी बेचारी ऐसे खाती है क्योंकि उसका वो चीज़ों को वो पकड़ नहीं सकती, तो गिलहरी ऐसे खाती है। गाय ऐसा पूरा मुंह लेके खाती, गाय अपने घास ऐसे नहीं खा सकती क्योंकि उसका अंगूठा उसकी फिंगर, तो ऐसे टोकरी में पूरा मुंह घुसा देती है गाय, तो उसका मुंह फंस जाता है टोकरी में, तो ऐसे भागती है उसको लेके। तो बेसिकली क्या हो रहा है, गाय है, गिलहरी है, ये सबके पास अंगूठे में सैडल जॉइंट नहीं है, बकरी है। और हम लोग के बंदर परिवार मंकी फैमिली के अंगूठे में सैडल जॉइंट है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मोबाइल है, और अंगूठा जो है सभी उंगलियों को ऐसे छू सकता है, पकड़ सकता है, इसलिए हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो अपोजेबल थंब प्राइमेट्स की स्पेशलिटी है क्योंकि इसमें होता है सैडल जॉइंट। अब पता तो लगाएं कि थंब का जॉइंट आखिर है कौन सा जॉइंट। देखो उंगलियों का जॉइंट तो मेटाकार्पल और फैलेंजिस के बीच था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो उंगलियों का जो जॉइंट था वो तो मेटाकार्पल और फैलेंजिस के बीच का था। लेकिन जो अंगूठे का जॉइंट है, अंगूठे में दो ही फैलेंजिस हैं, देखो एक और दो, और ये तो मेटाकार्पल है। और मूवमेंट कहाँ हो रहा है पता है? दो ही फैलेंजिस हैं, ये मेटाकार्पल है, मूवमेंट तो यहाँ हो रहा है, यहाँ। समझे बात को? यानी कि उंगलियों में जो मूवमेंट होता है वो तो यहाँ पर होता है, थंब में जो मूवमेंट है ना वो यहाँ नहीं होता। देखो उंगलियां ये चारों देखो आप, इसमें तो मूवमेंट यहाँ हो रहा है, पर थंब में दो ही फैलेंजेस है, एक और दो, और थंब में जो मूवमेंट है ना वो यहाँ होता है, यहाँ। यानी उंगलियों का जॉइंट तो कौन सा जॉइंट है? मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। और थंब का जॉइंट पता है कौन सा है? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। समझे बात को? और इसको हम कहेंगे फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। क्यों? क्योंकि नंबरिंग हमेशा किधर से होती है? नंबरिंग हमेशा थंब की तरफ से होती है, और अंगूठों में जो थम्स है वो लेटरल होते हैं, है ना? तो ये जो थंब जॉइंट है इसका एक्चुअल नाम क्या है? इसका एक्चुअल नाम है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। मेटाकार्पोफैलेंजियल नहीं है ये फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है ना भाइयों बहनों, उसको हम थंब जॉइंट भी कहते हैं, है ना? और ये इसका असली नाम ये, और ये सैडल का एग्जांपल है क्योंकि इसकी मोबिलिटी उंगलियों के इलिप्सॉइड जॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया थंब। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जो पैर हम ऐसे ऐसे नहीं घुमा रहे थे, टार्सल्स के बीच का जॉइंट होता है एक, ये पूछा नहीं जाता है पर होता है तो बता देता हूँ। कैल्केनियम और जो क्यूबॉइड बोन थी हमारी, आगे वाली रो में क्यूबॉइड और पीछे कैल्केनियम पैर में, तो कैल्केनियम क्यूबॉइड जॉइंट जो पैर में होता है, जो पैर को ऐसे ऐसे हिला रहा था, वो भी एक सैडल जॉइंट है। तो ज़्यादा कॉमनली तो ये फर्स्ट वाला ही पूछा जाता है। तो थंब जॉइंट यानी कि फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट और कैल्केनियम क्यूबॉइड जॉइंट, ये दोनों एग्जाम्पल है किसका? सैडल जॉइंट्स का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा मोबाइल वैरायटी ऑफ जॉइंट्स, जिनको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो सैडल जॉइंट्स तक पढ़ दिया हमने। देखो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी में पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स पढ़े, फिर हमने हिंज जॉइंट्स पढ़े, फिर हमने पाइवट जॉइंट्स पढ़े, फिर कॉन्डाइलर जॉइंट, फिर इलिप्सॉइड जॉइंट्स, और फिर सैडल जॉइंट। अब पढ़ने जा रहे हैं सबसे ज्यादा मोबाइल वैरायटी ऑफ जॉइंट्स, जिनको कि हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, इसमें
एक आर्टिकुलर सरफेस सॉकेट की तरह होती है, ये सॉकेट है जैसे, और दूसरी उसमें ऐसे घुसी हुई होती है लाइक अ बॉल। अब जो बॉल है और ये आर्टिकुलर सरफेस जो है ये सॉकेट की तरह है। तो बॉल तो सॉकेट में कितनी भी एक्सेस में घूम सकती है ना, ऐसे वैसे कैसे भी घूम सकती है। सो दिस इज द मोस्ट मोबाइल वैरायटी ऑफ जॉइंट्स। तो ये सबसे मोस्ट मोबाइल वैरायटी है जॉइंट्स की, और यहां पे मूवमेंट आर परमिटेड इन ऑल प्लेन्स इन इनफाइनाइट एक्सेस, कितनी भी एक्सेस में कैसे भी यहां पर मूवमेंट हो सकता है। तो ये मोस्ट मोबाइल वैरायटी ऑफ जॉइंट्स है। अब तक हमने जितने जॉइंट पढ़े थे दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, लेकिन जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं वो सिर्फ मूवमेंट में ही नहीं, वो मूवमेंट के साथ साथ और किस में हेल्प करते हैं बताओ, वो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। सो दे हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसके आपको दो ही एग्जांपल्स नीट के लिए याद रखने हैं। पहला है शोल्डर जॉइंट, जो हमारे अंदर तो लोकोमोशन में नहीं हेल्प करता क्योंकि हम तो 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलने लगे हैं, और दूसरा है हिप जॉइंट। ठीक है, सो दीज आर द टू मोस्ट मोबाइल वैरायटी ऑफ जॉइंट्स। तो हमने यहाँ पे जॉइंट्स पढ़ लिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोबिलिटी: प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स, hinge joints, pivot joint, condylar joint, ellipsoid joint, saddle joint, ball and socket joint. ठीक है, so these are the most mobile variety of joints. ठीक है, तो हमने मोस्ट मोबाइल वैरायटी ऑफ जॉइंट्स यहाँ पर पढ़ दिए हैं। अब साइनोवियल जॉइंट्स ये पूरे हो गए। इन्हीं के बारे में हमने देखा कि मॉड्यूल में कुछ चीजें दी हुई हैं, ये मैंने पढ़ा दी है आपको, ये सब हमने पढ़ लिया है, एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, ये सब हो गया है यहाँ पर। अब हम एक लास्ट चीज जो है वो पढ़ेंगे, वो है डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। अगर हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें, स्केलेटन सिस्टम के डिसऑर्डर्स की, तो आर्थराइटिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आर्थरो मतलब बताइए क्या होता है, जॉइंट। तो आर्थराइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, है ना, आइटिस लग गया ना पीछे। गठिया, गठिया सुना है कभी आपने वर्ड हिंदी में, गठिया। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स को हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइनोवियल जॉइंट्स की। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पे एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट बना रहा हूँ, कैसा दिखता है ये देखिए, ये है एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट्स। इस बार मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेबलिंग आपको पता है। तो एक टिपिकल साइनोवियल जॉइंट कैसा दिखता है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। पूरा का जो पूरा जॉइंट होता है इस तरह से, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये बाहर फाइब्रस कैप्सूल है, और ये साइनोवियल कैविटी है जिसमें भरा हुआ है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, अब 3 तरह की आर्थराइटिस होती है। तो जो 3 तरह की आर्थराइटिस कॉमनली होती है वो तीनों ही तरह की आर्थराइटिस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दूसरी होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस, और तीसरी होती है गॉटी आर्थराइटिस। तो 3 कॉमन तरह की आर्थराइटिस जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस और गॉटी आर्थराइटिस। तीनों ही तरह की आर्थराइटिस में जो सिम्टम्स आते हैं वो तो कॉमन होते हैं। क्या सिम्टम्स आते हैं, जोड़ों में दर्द यानी कि पेन, जोड़ों में सूजन यानी कि स्वेलिंग, और जोड़ों में अकड़न, अकड़न मतलब होता है स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। जैसे पहले ये कंधा पूरा उठ जाता था, अब इतना ही उठता है, अब उठता ही नहीं है, या पहले घुटना पूरा मुड़ जाता था, अब घुटना कम मुड़ रहा है, यानी जो मोबिलिटी है वो कम हो गई है। ठीक है, तो सिम्टम्स तो ये कॉमन होते हैं, पर तीनों के कॉज अलग अलग होते हैं। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को देखेंगे तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये बढ़ती हुई उम्र की वजह से होती है, जबकि गॉटी आर्थराइटिस जो है वो एक यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट होता है जिसे कहा जाता है गॉट, इसकी वजह से होती है।
तो पहले देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कुछ लोगों में अपने ही जॉइंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती है। क्या होता है कि पहले कोई वायरस वायरस आके निकल गया तो भी ऐसा हो जाता है। चिकनगुनिया जो नया शामिल किया गया है आपके नीट 2024 के सिलेबस में, उसमें भी यही होता है। डेंगू में भी अक्सर यही होता है। इनको हम डिजीज में पढ़ेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को थोड़ा सा बता देता हूँ अभी। अब इसमें होता क्या है कि एक एंटीबॉडी बनने लगती है। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को पहचानना भूल जाता है, और वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को किसी बैक्टीरिया की एंटीजन समझ लेता है या किसी वायरस की एंटीजन। जैसे पहले चिकनगुनिया से इन्फेक्शन हुआ, वायरस तो निकल गया 2-3 दिन में इन्फेक्शन करके, लाइफ साइकिल पूरी करके, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सेंसिटिव हो गया, और वो है ना क्या समझने लगा कि ये जो स्टेप्टो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन वो वायरस की एंटीजन है। और उसने क्या किया, साइनोवियल मेम्ब्रेन पे हमला कर दिया हमारे इम्यून सिस्टम ने, एंटीबॉडी बना के। कौन सी एंटीबॉडी बनाई उसने? इम्यूनोग्लोबुलिन एम टाइप की एंटीबॉडी बनाई। और इम्यूनोग्लोबुलिन एम टाइप की एंटीबॉडी बना के उसने, रूमेटॉइड फैक्टर कहते हैं इसको, किस हमला कर दिया? हमारी ही साइनोवियल मेम्ब्रेन पे। अब जब एंटीबॉडी साइनोवियल मेम्ब्रेन पे हमला करेगी और उसको डैमेज करेगी, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी ना, इससे क्या होगा पता है? वो एक टॉक्सिन रिलीज करेगी। एंटीबॉडीज कैसे डैमेज करती है साइनोवियल मेम्ब्रेन को? उसमें टॉक्सिन रिलीज करके। तो इस टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है बताओ? इसे डाइल्यूट करके। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन खूब सारा साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करने लगेगी। इसकी वजह से जोड़ों में क्या आ जाएगी बताओ? स्वेलिंग आ जाएगी, है ना। इधर साइनोवियल मेम्ब्रेन खूब सारा साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करेगी, और कई महीने तक ये सिचुएशन बनी रहेगी कि एंटीबॉडीज बन रही हैं हमारी ही साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। तो ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करने की वजह से धीरे धीरे साइनोवियल मेम्ब्रेन सूज कर फूल कर ऐसी मोटी मोटी हो जाएगी। और जब साइनोवियल मेम्ब्रेन सूज कर फूल कर ऐसी मोटी मोटी हो जाएगी ना, तो वो एक एबनॉर्मल किस्म के ग्रैन्यूल्स रिलीज करने लगेगी, जिन्हें कहा जाता है पैनस। ये पैनस नाम के ग्रैन्यूल जब बनने लगेंगे हमारे हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज में, ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से क्या बन रहा है बताइए? पैनस। तो ये पैनस नाम के ग्रैन्यूल पता है क्या कर रहे हैं? ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है ना, हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसका इरोजन कर रहे हैं, ये इसको गलाने लगते हैं। तो इसकी वजह से ये जो हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये ऐसे गल जाता है, देखो। So this is known as the erosion of hyaline articular cartilage. अब आप खुद सोचिए, अगर हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोजन हो गया है, वो गल गया है, तो क्या हो जाएगा? इरोजन ऑफ हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से अब हड्डी से हड्डी रगड़ खाएगी। यहाँ ये हड्डी से हड्डी रगड़ खाएगी, हड्डी से हड्डी रगड़ खाएगी, तो जोड़ों में क्या शुरू हो जाएगा बताओ? दर्द। यहाँ पे जोड़ों में दर्द शुरू होगा। हड्डी से हड्डी रगड़ खाएगी, फ्रिक्शन कम करने के लिए और फ्लूइड सिक्रीट होगा। इधर क्या होगा? हड्डी से हड्डी रगड़ खाएगी तो बोन डैमेज होगी, और जब यहाँ बोन डैमेज होने लगेगी ना, तो डैमेज को हील करने के लिए फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन होगा। फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेट होने लगेगी, यहाँ बोन को न्यू बोन फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे जो घाव बन रहा है उसको हील करने के लिए यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेट होगी। तो इसकी वजह से जोड़ों में जकड़न आने लगेगी, फाइब्रोसिस ऑफ जॉइंट होने लगेगा। और आपको तो पता है फाइब्रस टिश्यू जितनी ज़्यादा होती है किसी जॉइंट में, उसके अंदर मोबिलिटी उतनी ही कम होती है, क्योंकि वो कस के जोड़ती है। जस्ट अ सेकंड। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू जब इन बोन्स को आपस में जोड़ने लगती है, तो इनको इतना कस के जोड़ती है कि इनके बीच में मोबिलिटी कम होने लगती है, तो अकड़न आने लगती है जॉइंट में। समझ में आई? स्टिफनेस। धीरे धीरे जॉइंट बिल्कुल इमोबाइल हो जाता है। अच्छा, तो आपने देखा कि किस तरह से ये सिम्टम्स आए। अच्छा, सेम यही चीज़ें ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो इरोजन होता है ना हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज का, वो किसी पैनस की वजह से नहीं होता। उसका रीजन होता है वियर एंड टियर ड्यू टू एज। क्या होता है? उम्र के साथ जोड़ इतना हिले होते हैं कि बुढ़ापा आते आते वो हिल गए होते हैं, घिस गए ना कार्टिलेज। वियर टियर समझते हो आप? जोड़ जिंदगी भर घिसा तो बुढ़ापा आते आते कार्टिलेज घिस गया। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एजिंग की वजह से होती है ड्यू टू वियर एंड टियर। अब वियर एंड टियर की वजह से क्या होता है बताओ? वियर एंड टियर की वजह से हो जाता है इरोजन ऑफ हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोजन हो जाता है, और एक बार इरोजन हो गया ना हाइलीन आर्टिकुलर कार्टिलेज का, तो फिर वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। अब कार्टिलेज का इरोजन हो गया है, तो उसके वजह से हड्डी से हड्डी रगड़ खाएगी, ठीक है, हड्डी से हड्डी रगड़ खाएगी तो क्या होगा? जोड़ों में दर्द होगा, है ना, पेन शुरू हो जाता है। फ्रिक्शन कम करने के लिए साइनोवियल मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड सिक्रीट करेगी, तो यहाँ स्वेलिंग आने लगेगी। धीरे धीरे घाव हो जाएगा, तो हीलिंग के लिए फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन होगा, यानी जॉइंट की फाइब्रोसिस होगी। उसकी वजह से जॉइंट में क्या आने लगेगी? स्टिफनेस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी सिम्टम तो सेम ही आते हैं। अब आ जाओ गॉटी आर्थराइटिस में। गॉटी आर्थराइटिस में एक बीमारी हो जाती है जिसे कहा जाता है गॉट। अभी गॉट नाम की बीमारी में पता है क्या होता है? यूरिक एसिड जो है ना, वो हमारी बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है।
लेकिन यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो बंद हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा और उसका जो एक्सक्रीशन है वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा? यूरिक एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसका एक्सक्रीशन जो है वो कम हो रहा है, तो बॉडी में यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और जब बॉडी में यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स साइनोवियल फ्लूइड में जमा होने लगेंगे, और इस बार ये जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं ये ना आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोजन कर देंगे। So these uric acid crystal ये क्या करेंगे? ये हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोजन कर देंगे। यूरिक एसिड, साजिद भाई कह रहे हैं कि उनकी बॉडी में भी ऐसा हुआ था, तो साजिद भाई नॉनवेज खाना बंद कर दो, क्योंकि क्या होता है यूरिक एसिड कब ज़्यादा बनता है पता है आपको? जब हम एनिमल सेल्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोटाइड वगैरह होते हैं, तो वो फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर नॉनवेज खाना छोड़ देंगे, सीड खाना छोड़ दो, सीड वाले फ्रूट्स, मतलब किसी भी सब्जियों में जिनमें बीज होता है वो कम खाओ, है ना, बीज वाली सब्जियां मत खाओ और नॉनवेज कम खाओ, तो फिर अपने आप ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो जैसा मैं यहाँ पे कह रहा था कि यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल क्या करते हैं, ये इरोजन कर देते हैं हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज का। फिर वही कहानी, हड्डी सड्डी रगड़ खाएगी तो जोड़ों में दर्द होगा, फ्रिक्शन कम करने के लिए साइनोवियल मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइड सीक्रेट करेगी तो स्वेलिंग आ जाएगी, और फिर बाद में घाव हो जाएगा, हीलिंग के लिए फाइब्रस टिश्यू आएगी तो स्टिफनेस आ जाएगी। तो ट्रीटमेंट क्या है भाइयों आर्थराइटिस का? तीनों तरह के आर्थराइटिस में ट्रीटमेंट भी लगभग लगभग सेम सा ही है। देखो, खाली वो जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम एक नई चीज़ दे सकते हैं, क्या? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, क्योंकि ये इम्यूनो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अपन, इम्यूनो सप्रेसिव फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस। इसके अलावा बाकी तो ट्रीटमेंट सेम ही है। दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दो, सूजन आ रही है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दो, ऐसी ड्रग्स जो इन्फ्लेमेशन को या सूजन को कम करेंगी। स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं क्योंकि स्टेरॉइड्स भी तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। डॉक्टर ऑर्थो तेल लगाने से कुछ नहीं होगा, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी तेल होते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी करने को बोलो ताकि फाइब्रस टिश्यू टूटती रहे, है ना, इंफ्रारेड रेडिएशंस वगैरह से सेक लगाओ। तो ये सब ट्रीटमेंट है, पर इनसे होता जाता कुछ नहीं है। जब जॉइंट पूरी तरह से खराब हो जाता है तो अल्टीमेट फाइनल ट्रीटमेंट एक ही होता है। क्या होता है बताइए? रिप्लेस कर दो उस जॉइंट को। फाइनल ट्रीटमेंट एक ही होता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट। नया जॉइंट लगा दो। अब नया जॉइंट लगाने में क्या किया जाता है, जैसे वो जॉइंट का जो कार्टिलेज है वो पूरी तरह से खराब हो गया है, देखो जैसे ये एक बोन थी, ये दूसरी बोन थी, कार्टिलेज इतना ज़्यादा खराब हो गया है, कार्टिलेज तो पूरा घिस ही गया है यहाँ पर, है ना, ये तो घिस ही गया है, हड्डी से हड्डी रगड़ खा रही है, बोन भी पूरी खराब हो गई है, देखो। अब क्या करें? अब क्या करते हैं पता है? ये जो दोनों आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं इन्हें काट के हटा दो क्योंकि ये खराब हो गई है, और यहाँ स्पेशल तरह के पॉलीमर या मेटल की बनी हुई आर्टिफिशियल सर्फेसिस लगा दो यहाँ पर ऐसे। तो अब इनके बीच में बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट होगा, और ये मेटल की बनी हुई सर्फेसिस है तो पेन वेन भी नहीं होगा। इसे कहते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट। समझ में आई बात? हिमांशु पूछ रहा था कोविड में जिन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया उनको आर्थराइटिस क्यों हुआ बाद में? हिमांशु, वो आर्थराइटिस रेमडेसिविर की वजह से नहीं हुआ था, वो कोविड वायरस की वजह से हुआ था। चिकनगुनिया की तरह ही कोविड का वायरस जब हमारे शरीर से निकल गया तो हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया, और उसको लगा कि साइनोवियल जॉइंट्स की मेम्ब्रेन में वो वायरस के एंटीजन है, और उसने हमारे जॉइंट्स को मारना शुरू कर दिया। यही तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस थी, वो भी कई लोगों को हुई। चिकनगुनिया में भी यही होता है। ये मैंने आपको सब डिजीज में पढ़ाया होगा जब मैंने इम्यूनिटी एंड डिजीज एंथ्यूज के बच्चों को, अभी ड्रॉपर्स को तो पढ़ाऊंगा मैं बाद में, तो उनको मैं फिर चिकनगुनिया ही पढ़ाऊंगा, डेंगू चिकनगुनिया। तो उस वक्त एंथ्यूज के बच्चे जरूर आए क्योंकि उस वक्त पहले ये सिलेबस में नहीं था, तो मैंने चिकनगुनिया डिटेल में नहीं पढ़ाया था। अभी थोड़ा ज्यादा पढ़ा देंगे क्योंकि उन्होंने नए सिलेबस में जोड़ दिया है, तो वैसे मैंने पढ़ा तो दिया था थोड़ा बहुत, है ना। चलो भाई, तो ये तो हमने यहाँ पर देखा फाइनल ट्रीटमेंट, तो आर्थराइटिस हो गया खत्म। ऐसे ही एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बोन से कैल्शियम गलने लगता है ओल्ड एज में, तो बोन्स में तो कैल्शियम कम हो जाता है, लेकिन कहाँ पे कैल्शियम बढ़ जाता है बोलो? ब्लड में। तो ये अलग अलग रीजंस की वजह से होती है। कुछ कॉमन रीजंस मैंने आपको बताए थे, जैसे एज, स्त्रियों में खासतौर पे मीनोपॉज के बाद ये आएगा क्वेश्चन, ईस्ट्रोजन विड्रॉल, बताया था नहीं बताया था? एंडोक्राइन में ही बताऊंगा, ईस्ट्रोजन विड्रॉल की वजह से ऐसा होता है। तीसरा, वेटलेसनेस, याद करो एनिमल टिश्यू में पढ़ाया था, स्पेस में जाकर अगर हम रहेंगे या मून पे रहेंगे तो ग्रेविटी कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होगा। बहुत लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चलता है तो उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होती है, प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड ट्रीटमेंट। इसके अलावा और भी बहुत से रीजन है, पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉइड इम्बैलेंस, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम, कैल्शियम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई हो रही है तो, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी भी इसका एक रीजन हो सकती है।
क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, या कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है बॉडी में। तो ये अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स हैं जिनसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो बोन्स वीक हो जाती हैं। माइक्रो आर्किटेक्टोरियल डिटीरियोरेशन ऑफ बोन्स, वर्ड याद रखना, माइक्रो आर्किटेक्टोरियल डिटीरियोरेशन ऑफ बोन्स, मतलब बोन्स का ना अंदर से डिटीरियोरेशन हो जाता है और वो वीक हो जाती है। तो बुढ़े लोग होते हैं ना, जरा सा गिरे और फ्रैक्चर हो गया क्योंकि बोन्स वीक है, इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो भाइयों ऑस्टियोपोरोसिस भी पढ़ा दिया है मैंने, है ना, आर्थराइटिस भी पढ़ा दिया, ऑस्टियोपोरोसिस भी पढ़ा दिया। कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो काम के हैं, मैं बता देता हूँ। मछलियों में कुछ हड्डियां होती हैं, बेबेरियन आसिकल नहीं आएगा। बर्ड्स की स्कल में एक ही कॉन्डाइल होता है, बता चुका हूँ आपको। फोंटोनेल बता चुका हूँ मैं, वो गड्ढे होते हैं, बताया था ना मैंने आपको, जिनके ऊपर सिर्फ स्किन होती है। गर्डल बोन्स को, हिप बोन्स को मेनोमिनेट कहते हैं, ये भी बता दिया मैंने। मैंडिबल को इन्वर्टिब्रेट्स में डेंट्री कहा जाता है। टेरिगॉइड अब आएगा नहीं है क्वेश्चन, इसमें होती है रैबिट में। जॉ सस्पेंशन बताई दिया, क्रेनियोस्टाइलिक होता है। चलते समय हाथ क्यों हिलते हैं पता है? मूवमेंट के समय, बैलेंसिंग के लिए। पटेला पिसिफॉर्म सिसमोइड बोन है, ये भी पढ़ा दिया। एक ना घुटने में कभी कभी रेयर केस में पीछे एक फाबेला बोन डेवलप हो जाती है, जो सिसमोइड बोन है। जनरली क्या होता है कि ना टेंडन के ऑसिफिकेशन से सिसमोइड बोन बनती है। हमारे अंदर दो सिसमोइड बोन होती है, कौन कौन सी? पटेला और पिसिफॉर्म। लेकिन एक रेयर केस में कभी ना पीछे गैस्ट्रोनिमस काफ पूछा, या पिंडली की जो मसल होती है ना पीछे, उसको हम गैस्ट्रोनिमस मसल कहते हैं। तो उसका टेंडन ऊपर होता है घुटने के पीछे, उसमें फाबेला नाम की एक बोन बन जाती है, जो एक एबनॉर्मल सिसमोइड बोन है, रेयरली। तो ये कुछ बातें हो गई, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हो गए, और खत्म हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो हमने ना ह्यूमन स्केलेटन खत्म कर लिया है। अब फटाफट एनसीईआरटी से इसका आरआरआर कर लेते हैं। कोई पॉइंट अगर इसमें रह गया है तो वो भी देख लेते हैं। चलो, तो एनसीईआरटी से हम ह्यूमन अरे यार, क्या आ गया? ये तो अपना मॉड्यूल आ गया, देखो ये तो आपके पास है ही सही। ह्यूमन स्केलेटन एनसीईआरटी से, इसका मैच ले लेंगे हम, बाद में ले लेंगे। 1 नवंबर को ले लेंगे, 1 नवंबर चलेगा। 1 नवंबर को तैयार है ना, इसका मैच लेंगे हम 1 या 2 नवंबर को। तो स्केलेटन अभी जरा एनसीईआरटी से पढ़ लें थोड़ा सा। तो हमने कुछ पढ़ा था क्या स्केलेटन में से? जल्दी से याद दिलाओ। स्कल पढ़ लिया था, और क्या पढ़ा था? अच्छा, ज्वाइंट्स पढ़ना है ना खाली स्केलेटन में तो। चलो ज्वाइंट्स पढ़ लेते हैं, दिख रहा है ना आपको? तो ज्वाइंट्स पढ़ रहे हैं हम। ज्वाइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। जिसमें बोनी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके मूवमेंट के लिए ज्वाइंट एसेंशियल है, क्योंकि बोन्स होती हैं हार्ड, खुद तो फ्लेक्स होंगी नहीं, तो उनके बीच में ज्वाइंट होना चाहिए। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू, लोकोमोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला मूवमेंट, टू दिस। तो लोकोमोशन के लिए भी ज्वाइंट्स चाहिए। ज्वाइंट होते क्या है? ज्वाइंट जो है ना, वो पॉइंट होते हैं जो दो बोन्स के बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, उसी को हम ज्वाइंट कहते हैं। सो कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन बोन्स, या बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। तो जनरली है ना, बोन्स के बीच के कॉन्टैक्ट पॉइंट को जॉइंट्स कहते हैं। कभी कभी कार्टिलेज और बोन के बीच के जॉइंट को भी, जैसे आपको याद होगा रिब्स में जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं, उनका स्टेनम के साथ जॉइंट होता है ना, तो वो भी इसका एग्जांपल है। अब मसल्स जो फोर्स जनरेट करती हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उसकी वजह से मूवमेंट होता है जॉइंट्स पे, जहाँ पे जॉइंट एक फल्क्रम की तरह एक्ट करता है। क्या आप समझते हैं फल्क्रम क्या होता है? जैसे एफर्ट, फल्क्रम और रेजिस्टेंस, जैसे ये सीसॉ है ना ये। अब इसमें ये जो जॉइंट है ना, ये फल्क्रम है। 3 तरह के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम। अब इधर से अगर हम एफर्ट डालेंगे या दबाएंगे, तो इधर से रेजिस्टेंस या लोड, ये ऊपर उठेगा, ये भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया है ना, ये एक लीवर है, फर्स्ट क्लास लीवर, जिसमें फल्क्रम बीच में होता है। ऐसे सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है, थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में होता है। तो अब ये सब तो एनसीईआरटी से हटा दिया है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पहले मैं पढ़ाता था। बस इतना याद रखो कि जॉइंट एक्ट्स एज अ फल्क्रम, ये लाइन याद रख लेना, बाकी तो फिजिक्स है इसमें। अब मोबिलिटी जो है एट दीज जॉइंट्स, इन जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, 3 तरह के जॉइंट्स है, कौन कौन से? फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, जैसे कि फ्लैट स्कल बोन्स, है ना, जो आपस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई है और सूचर बनाती है। कार्टिलेजस जॉइंट्स जो होते हैं, ये जॉइंट टुगेदर है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस, जैसे जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रास, है ना, यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट परमिटेड होता है, ये भी बता दिया मैंने। सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें परमिट होता है? साइनोवियल जॉइंट्स में। इनमें एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है बिटवीन द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ 2 बोन्स। तो ये काफी मूवमेंट अलाउ करता है, कंसिडरेबल मूवमेंट। ये जॉइंट हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और मूवमेंट में, दोनों में। इनमें जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये सबसे मोबाइल वैरायटी जॉइंट है। इसके अलावा हिंज जॉइंट है, नी जॉइंट को देखो, हिंज लिखा हुआ है। पाइवट जॉइंट जो एटलस एक्सिस के बीच में है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो कार्पल्स के बीच में है, और सैडल जॉइंट जो कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, पक्का एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, और ये सारे एग्जांपल हमने डिटेल में पढ़ लिए।
फिर डिसऑर्डर्स ऑफ मसल एंड स्केलेटल सिस्टम है, तो मसल के डिसऑर्डर्स तो हम बाद में देखेंगे। स्केलेटल के डिसऑर्डर मैंने सिर्फ आर्थराइटिस के आगे एक लाइन लिख दी, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स पर मैंने आपको ये पढ़ा दिया। ऑस्टियोपोरोसिस भी मैंने आपको पढ़ा दिया, एस्ट्रोजन लेवल घटना, बोन मास कम होना, और गॉट भी मैंने आपको पढ़ा दिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन। सो वी हैव फिनिश्ड, हमारा ये खत्म हो गया ह्यूमन स्केलेटन। मसल्स नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग मसल्स स्टार्ट करेंगे, आप पढ़ के आएंगे। और स्केलेटन स्केलेटन का जो मैच है वो मैं स्पेशल क्लास में लूंगा, कब लूंगा बता देता हूँ। चलो तो एक काम करते हैं, हम स्केलेटन सिस्टम का एक मैच रख लेते हैं, और वो स्केलेटन सिस्टम का मैच कब रखें? परसों रख लें भाइयों, फर्स्ट को, क्या दिक्कत है? फर्स्ट को अभी से तैयार है ना? मैच ऑन स्केलेटन सिस्टम कब रखेंगे? 1 नवंबर नाइट में, है ना? आई थिंक 10 PM पे, 10 या 10:30 पे, ठीक है। चलो भाई, तो ये 1 नवंबर को रखेंगे, यानी परसों, तो तैयार रहना इसके लिए। तो आज का तो मुझे जो भी पढ़ाना था मैंने दिया है, और मैच हमने 1 नवंबर के लिए कर ही दिया है आगे। तो अब मैं यहाँ आपकी क्लास क्लोज कर सकता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज करने से, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में आप कर रहे हो एक्सरसाइज, तो हाइलिन कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। डाउट क्या है आपने जो भेजा है? व्हाट इज द डाउट? व्हाट इज द डाउट? ये तो आपने लिख ही दिया है सब कुछ, डाउट क्या है? आज और कल 6 से 8:30 सब फ्री हैं, तो आप भी फ्री रहो। तो पीजे सर बाहर है तो अच्छी बात है, आप लोग भी फ्री रहो। कॉक्सिस बोन वेस्टिजियल हो गई है क्योंकि हमारी पूंछ अब मूवमेंट, मतलब पूंछ की जरूरत नहीं है हमें। हमारी इम्यूनिटी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी को और भी जगहों के अगेंस्ट बनाती है, पर साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट अक्सर कंफ्यूज हो जाती है। फाइब्रस कैप्सूल तो टाइट होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल, अरे अंदर ब्लड के साथ आ जाते हैं ना, ब्लड फ्लो तो रहेगा ना हर जगह। टीवी में कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसमें दिखाते हैं कि तेल लगाने से धुआं धुआं निकलता है और आर्थराइटिस खत्म हो जाती है। मूर्ख है, बेवकूफ बनाने वालों की कमी थोड़ी दुनिया में, बनाने दो। क्या बताना है इसमें? वाई बी इज इनकरेक्ट? अब पता नहीं क्या, पेल्विस इज अ ब्रॉड शेप फनल इनर टू हाइलम डायरेक्टेड कनेक्ट टू लूप ऑफ फनल। लूप ऑफ फनल से थोड़ी कनेक्टेड होता है पेल्विस। मैच 1 नवंबर को ही होगा, एक दिन का टाइम तो दूं आप लोगों को पढ़ने के लिए। और इसमें आपके जूनियर्स भी आएंगे, हार मत जाना उनसे, यानी 11th वाले। थायराइड से डाइट रूटीन क्या होनी चाहिए, अभी आपको बताएंगे। उनको थायराइड है उनको, अभी यहाँ कहाँ से आ जाए? नहीं बहुत चटकती है, कभी कंटिन्यू से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चटकने दो। सर ये नॉर्मल है क्या? मुझे तो इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लग रहा, वेन थोड़ी सी क्लियर दिख रही है क्योंकि कलर फेयर है, और क्या। ओल्ड एज में किसी के हाथ क्यों कांपते हैं, वो अलग चीज़ है, पार्किंसनिज्म ट्रेनर, क्योंकि मसल्स नर्वस सिस्टम में देखेंगे जरूरत होगा तो। नोज लेफ्ट साइड से बढ़ रही है और हल्का सा पेन भी हो रहा है, डिविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है, ईएनटी के डॉक्टर को दिखा लो। ये देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिंगर चटकने से कोई आराम नहीं मिलता, साइकोलॉजिकल होता है आपको। शोल्डर फ्रोजन हो गया है डायबिटीज की वजह से, यही तो बताया मैंने, पूरा मूव नहीं कर रहा है। रेजर हैंड किया है इन्होंने, हिमांशु ने। क्या रेजर हैंड किया है बताओ हिमांशु जी? हेलो। बोलो हिमांशु। हाँ सर, इसमें जो लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने लाइन दी है कि ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। सर फिर बाद में उन्होंने डायरेक्ट बोला कि एट दिस पॉइंट जो जहाँ पे फ्यूजन होता है वहाँ वो पे मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन क्या है वो बोलो। सर बट वहाँ पे एसिटाबुलम एक्चुअली कहाँ पर है प्रेजेंट? एसिटाबुलम एट द जंक्शन ऑफ इलियम प्यूबिस इस्चियम। देखो ये इलियम आ रही है, इधर से ये यस सर। प्यूबिस आ रही है, और इधर से ये इस्चियम आ रही है, तीनों के जंक्शन पॉइंट पे एसिटाबुलम होता है। यस सर, वो इसलिए कहते हैं कि एसिटाबुलम तीनों के कंट्रीब्यूशन से बना है। यस सर। सर और एक्रोमिन और ग्लिनॉइड में सर कंफ्यूजन है। एक्रोमियन और ग्लिनोइड में क्या कंफ्यूजन है? ये स्कैपुला दिख रही है यहाँ, अब यस सर। इसके अंदर इधर लेटरल साइड में है ये एक्रोमियन है, एक्रोमियन के नीचे जो कैविटी है वो ग्लिनोइड है। यस एक्रोमियन सर। तो प्रोसेस है, उसके नीचे की कैविटी ग्लिनोइड है जिसमें ह्यूमरस का हेड घुसा हुआ होता है। यस सर, वही लाइन कंफ्यूज हो रही थी सर, बस बाकी कुछ अभी हो नहीं। गया? यस सर, ठीक। क्लियर हो गया। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। दीपिका जी बोलिए, बहुत से बच्चों ने रेज हैंड भी कर रखा है, और ये मैं डाउट्स लूंगा बस। हेलो हाँ दीपिका बोलिए। सर, मैंने अभी एक फोटो सेंड किया था, उस पे कि मेरे बोन में ये एक्सटेंशन हो गया है बोन, मतलब मैंने एक मैम से पूछा था, हाँ। तो वो कह रही थी कि ओवर यूज करने की वजह से ये बोन बढ़ जाती है रिस्ट की। कौन सी बोन? ये मैंने आपको भेजा हुआ है फोटो, तो मुझे देखिए। नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई फोटो। डाउट अभी जस्ट आपने व्हाइट कलर का वो बोला था कि उसमें ना बोन शरीर के कौन से हिस्से की बोन है वैसे ही बता दो। सर रिस्ट बोन है। हाँ तो वो कभी कभी बढ़ जाती है किसी किसी में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क आपको लग रहा है तो आप उसको सर्जिकली बाद में कम भी करवा सकते हैं। सर ये पेन होती है। हाँ तो ऑर्थोपेडिशियन को दिखा लो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो सर्जिकली ठीक कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। चलिए, जो लोग उंगलियां चटकाना पसंद नहीं करते उनके बबल अपने आप बनते फूटते रहते हैं।